नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम आपसे पिछली कक्षा में मेवाड़ के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। उस आगे कोई और लेकर के उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और पिछली क्लास में हम मेवाड़ के इतिहास में जो हम राजा पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राणा सांगा। राणा सांगा वह महान वीर योद्धा था जिसने अपने जीवन में 80 घाव झेले थे अपने शरीर पर। उसके एक हाथ नहीं था, उसका एक हाथ कट गया था और इसकी एक आंख फूट चुकी थी, जो उत्तराधिकार संघर्ष में या जो राजा बनने के संघर्ष में उसकी एक आंख फूट चुकी थी। और गागरोन के युद्ध में उसका एक हाथ भी कट चुका था। उसके शरीर पर 80 घाव थे। उस ऐसे महान वीर योद्धा थे जो 80 घाव होने के बावजूद भी जो बाबर से लड़ने के लिए दोबारा से तैयार हो जाते हैं और अपनी घायल अवस्था से मुक्ति पाने के बाद दोबारा अपने सैनिकों से कहते हैं, कहाँ है बाबर, उससे मुझे युद्ध करने जाना है, मैं उसे मार कर ही अपने वहां जाऊंगा, जब तक उसे मार न दूंगा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब बाबर का पहला जो बाबर के साथ पहला युद्ध लड़ा था इसने, वो लड़ा था बयाना का युद्ध। बयाना भरतपुर में आता है और वहां पर बाबर का सेनापति आया था मेहंदी ख्वाजा। जब कभी ये युद्ध लड़ा गया था 17 फरवरी, जब कभी इसकी डेट 17 फरवरी ना आकर के 16 फरवरी आ जाती है, और 16 फरवरी ही मुख्य रूप से ज्यादातर देखने को मिलती है। तो जो 17 फरवरी लिखा था उसको शुद्ध करके 16 फरवरी कर लेना। 16 फरवरी के दिन बयाना का युद्ध होता है और इस युद्ध में राणा सांगा के सैनिकों के द्वारा बाबर की सेना को इतनी भयंकर तरीके से पराजित किया जाता है, बहुत बुरी तरीके से उन्हें मात दी जाती है। और बयाना के युद्ध में हारने के बाद जो बाबर की सेना थी वो राणा सांगा से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, वह पुनः युद्ध नहीं कर पा रही थी। इतनी भयंकर तरीके से जो बाबर की सेना थी भयभीत हो चुकी थी, इससे राणा सांगा की सेना थी। अब होता क्या है कि बाबर की सेना बयाना के युद्ध में हारने के बाद दिल्ली पहुंची, और दिल्ली पहुंचने के बाद होता क्या है कि जब वो पुनः बाबर आक्रमण करने के लिए या राणा सांगा से युद्ध करने के लिए सेना से कहता है, तो सेना सीधी सीधी मना कर देती है, कौन नहीं जाए, तुझे जाना है तो चला जा, हमको नहीं मारना, हम नहीं जा रहे। इतना भयंकर बार था किसका, राणा सांगा का। तो बयाना के युद्ध के बाद बात बताई जाती है कि 16 फरवरी 1527 ईस्वी को जो बयाना का युद्ध जीतने के बाद राणा सांगा कुछ मस्ती में आ जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि इसके बाद जो बाबर था, बाबर की सेना बहुत बेहाल हो चुकी थी, होने के बाद बहुत डरी हुई थी राणा सांगा की सेना से। उसके बावजूद होता क्या है कि जो राणा सांगा था, राणा सांगा बयाना से घूमते घूमते हुए जो क्या है खानवा की तरफ आता है, खानवा के मैदान की तरफ आता है, क्योंकि उसका पत्र आ चुका था बाबर का कि अगला युद्ध खानवा के मैदान में होगा। और राणा सांगा इस बात को सीरियस न लेकर के, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये उसकी कमजोरी रही, उसने सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से युद्ध हार गया। पर लेकिन हमको ये भी तो देखना चाहिए कि राणा सांगा ऐसे महान योद्धा थे, अगर वह इस युद्ध में कमजोरी बताता तो उसने आगे भी तो, पहले भी तो कई युद्ध जीते, तो उनको कैसे जीता अगर उसकी कमजोरी मानते। तो वह कुशल रणनीति सब तरह से निपुण व्यक्ति था, पर लेकिन जब वो सभी तरह से खाने च्युत हो जाते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। तो बयाना के युद्ध के बाद क्या है कि बाबर क्या है, अगले युद्ध खानवा के युद्ध की तैयारी करना प्रारंभ कर देता है। और खानवा का युद्ध रूपबास तहसील में भरतपुर में होता है, और वहां पर नदी है, गंभीर नदी के किनारे होने के लिए जो क्या है पत्र भेज देता है। उस युद्ध को करने के लिए जो क्या है बाबर अपनी तैयारियां या अपने सैनिकों को तैयार करता है। तो देखते हैं जो तुम्हारा बयाना के युद्ध के बाद खानवा के युद्ध की बाबर के द्वारा तैयारियां कैसे की जाती हैं और राणा सांगा के द्वारा तैयारियां कैसे की जाती हैं, देखते हैं एक एक से।
खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है और खानवा के युद्ध से पहले तैयारी तैयारी पूर्व तैयारी कर लो, क्योंकि युद्ध से पहले की तैयारी है। तो पूर्व तैयारी कैसे की जाती है? तो इस युद्ध में होता क्या है कि बाबर की सेना बहुत बुरी तरीके से डरी हुई, भयभीत सी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी राणा सांगा की सेना का दोबारा सामना करने की। अब होता क्या है कि बाबर जो क्या है कि अपनी सैनिकों को तैयार करने के लिए करता क्या है कि पहले नंबर पे बाबर अपनी सैनिकों से कहता है, जो क्या है कि बाबर अपने काल में जो क्या है दारू पीता था, बहुत अधिक शराब पीता था, और शराब पीता था और शराब पीने के उसके जो बर्तन थे वो सोने के बताए जाते। उसने कहा कि आप एक बार मेवाड़ की सेना से या राणा सांगा की सेना से युद्ध कर लो, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। किसने क्या किया? शराब पीना छोड़ने का वचन दिया। इसने कहा कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा एक बार तुम राणा सांगा की सेना का सामना करो। तो जो क्या इसके सैनिक इतने भयभीत थे, वो कहने लगे कि जितनी पीता है ना उससे और दुगनी पीना प्रारंभ कर दे, हमारी क्या उससे जेव से पी रहा है, तो पी रहा है अपनी पी रहा है, तो उससे दुगनी पीना प्रारंभ कर दे, पर लेकिन हम युद्ध के लिए नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर के मना कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, बाबर ने जो अपने जो बर्तन थे दारू के वो फुड़वा दिए, सोने के बर्तन, और जो बंटवा दिए, गरीबों में बंटवा दिए कि आज के बाद में दारू नहीं पीऊंगा, ऐसा ना। उसके बाद उसने कहा कि मैं आज के बाद जो क्या है दाढ़ी नहीं मुड़वाऊंगा। दूसरा उसने वचन दिया कि दाढ़ी नहीं मुड़वाऊंगा, ऐसा वचन दिया। दाढ़ी नहीं मुड़वाऊंगा, मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, ऐसा वचन किसने दे दिया? बाबर ने दे दिया। पर लेकिन जो बाबर की सेना थी वो कह रही थी मुड़वा तो भी नहीं, हम पे कोई फर्क पड़ने वाला, मत मुड़वा तो भी नहीं फर्क पड़ने वाला, हम क्यों अपनी जान की बाजी से खेलें? हमको पता है कि राणा सांगा की सेना के सामने हमारी पार नहीं पड़ने वाली है, हम हर तरह से हारेंगे। हमको पता है कि तू तो युद्ध करने के लिए गया नहीं था, गया है युद्ध करने के लिए तो हम गए थे, हमको पता है वो कैसे युद्ध करता है, कैसे उसकी सेना लड़ती है। उन सब की बातों को देख करके जो क्या है कि उसकी सेना तैयार होने से, युद्ध में जाने से मना कर देती है। अंत में जो क्या है बाबर बहुत थक जाता है। थकने के बाद बाबर कहता है कि मैं तगमा कर समाप्त कर दूंगा, तगमा कर समाप्त कर दूंगा। तगमा कर समाप्त करने की बात कही किसने? बाबर ने, कि मैं तगमा कर समाप्त कर दूंगा। और ये तगमा कर है अकेला मुसलमानी कर बताया जाता है, उसको समाप्त करने की बात कही थी। तो सैनिक कहने लगे कि तगमा कर समाप्त करने से कुछ हमको फर्क नहीं पड़ता, इससे और तो दुगना लेना प्रारंभ कर दे तो भी हम पे नहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर लेकिन हम युद्ध के लिए नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर के सीधा सीधा मना कर दिया। और बाबर इतना सब कुछ प्रयास करने के बावजूद क्या है कि बहुत हार जाता है, थक जाता है। उसके बाद क्या है कि वह इसको कहता है कि अब इस युद्ध में कैसे सैनिकों को तैयार किया जाए। तो इसके लिए क्या करता है कि वह इस युद्ध में जेहाद का नारा देता है। जेहाद, जेहाद का नारा दिया। और जेहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध मतलब इसने कहा कि हम इतनी दूर से आए, लड़ते लड़ते इतने से राजाओं को पराजित करते और सभी से दुश्मनी लेते हुए हम यहाँ भारत तक आ चुके हैं। भारत में आने के बाद जो क्या है कि हम यहाँ से अगर जिंदा लौट के भी जाएं, कि यहाँ से हम वापस लौटने का भी प्रयास करें, तो जिंदा तो हम फिर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम इतने सारे राजाओं से दुश्मनी लेके आए हैं, और जितने हम सैनिक आए थे उतने सब सैनिक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि रास्ते में जिन राजाओं से हमने युद्ध किया उनके साथ कुछ उनके भी सैनिक मारे गए हैं, कुछ हमारे भी सैनिक मारे गए हैं।
जैसे जैसे क्या है, वर्तमान में अपने पास भी इतने सैनिक नहीं है, तो ऐसा कौन कहता है? बाबर कहता है कि अब हमको जीना है तो धर्म के लिए जीना है, और मरना है तो धर्म के लिए मरना है। क्यों ना एक बार अपने धर्म के लिए युद्ध कर लिया जाए, और इसे जिहाद का नारा देकर के धर्म युद्ध घोषित कर दिया इसको, खानवा के युद्ध को। खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध घोषित करने के बाद जो क्या है, बाबर की सेना में पुनः जोश बना, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गई। उसने भी सोच लिया कि जीना है तो धर्म के लिए, और मरना है तो धर्म के लिए। जिंदा रहेंगे तो भी धर्म के लिए रहेंगे, और मरेंगे तो भी धर्म के लिए मरेंगे। इतने वचनों से जो क्या है, इतने शब्दों से बाबर की सेना है वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है, और बाबर बहुत खुश होता है। उसके बाद होता क्या है, तैयारियां की जाती है, और तैयारियों में इतना सेना तैयार होने के बाद वो क्या करता है कि इस युद्ध को रणनीति से जीतने का प्रयास करता है। रणनीति से युद्ध को जीतने का प्रयास करता है। तो इस रणनीति में क्या करता है कि खानवा के युद्ध में वह क्या करता है, तोप खाने का प्रयोग करता है। तोप खाने का प्रयोग करता है। खानवा के युद्ध में तोप खाने का प्रयोग करता है। उसके बाद होता क्या है, इसी युद्ध में वह बारूदों का, गोले बारूदों का प्रयोग करता है। गोले बारूदों का प्रयोग, यह भारत में प्रयोग गोले बारूदों का प्रयोग होने वाला पहला युद्ध कौन सा है? जो खानवा का युद्ध है, जिसमें पहले सबसे पहले गोले बारूदों एवं तोपखानों का प्रयोग किया गया था। जैसे जैसे क्या करता है, वो रणनीति बनाता है, और रणनीति, और इस युद्ध में वो करता क्या है कि तगलमा पद्धति से युद्ध लड़ता है। तगलमा पद्धति, तगलमा पद्धति से वो क्या लड़ता है, युद्ध लड़ता है। ये क्या है कि रणनीति बनाता है, ये वचन देता है। इन सब तैयारियों के बावजूद राणा सांगा क्या है, और बाबर के मध्य में खानवा का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये सब तो तैयारियां थी, बाबर की तैयारियां थी। और दूसरी बात, इन तैयारियों को बाबर वालों को इधर लिखते हैं, उधर राणा सांगा की तैयारियों को लिखेंगे। ये एक तो अगला 5 नंबर, तोप खाने का प्रयोग। अगला 6 नंबर, तगलमा पद्धति अपनाई। तगलमा पद्धति अनुसार तोप खाने का प्रयोग किया, और गोले बारूदों का प्रयोग किया। गोले बारूदों का क्या किया, प्रयोग किया। ये किसके द्वारा तैयारियां की? बाबर के द्वारा, बाबर के द्वारा तैयार। इसके बाद होता क्या है कि सांगा के द्वारा युद्ध से पहले क्या तैयारी की जाती है? सांगा के द्वारा तैयार। सांगा क्या करता है कि खानवा के युद्ध को लड़ने से पहले एक परंपरा, एक प्रथा का प्रचलन करता है। वो प्रथा थी पाती पर्वन की। पाती पर्वन की प्रथा अपनाता है, और इस पाती पर्वन प्रथा के तहत वो क्या करता है कि हिंदुस्तान के सभी राजपूत राजाओं को एक जगह लड़ने के लिए, एक क्षेत्र में एक साथ धर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए जो क्या है, खड़ा करता है। धर्म को बचाने के लिए लड़ने के लिए वो क्या करता है, खड़ा करता है। पाती पर्वन किसके क्या किया जाता है? सभी राजाओं को, सभी हिंदू राजाओं को एक साथ धर्म के लिए लड़वाने के लिए बुलाता है।
बुलाता है। और इस पाती पर्वन के तहत होता क्या है कि इसके जो आसपास के रियासतों के राजा थे वो इसके जो क्या है लड़ने के लिए आते हैं। तो उनमें देखते हैं कि कौन कौन लड़ने के लिए आता है। तो इसके समय में एक मालदेव मारवाड़ में आया था। जो मालदेव था वो राव गंगा का पुत्र था। वो इस युद्ध में लड़ने के लिए आता है। मारवाड़ से आता है मालदेव। बीकानेर बीकानेर से आता है कल्याणमल। और आमेर से आता है पृथ्वीराज। उसके बाद आमेर के बाद नागौर के खानजदा। रायसीना से सलहदी तंवर। रायसीना से सलहदी तंवर। उसके बाद और कहाँ से लड़ने के लिए आते हैं। अजमेर से करमचंद पवार। अजमेर से करमचंद पवार। और जगनेर से आता है तुम्हारा अशोक परमार। और कौन लड़ने के लिए आता है। रायसीना से सलेदी तंवर। नागौर के खानजदा। सादड़ी के झालाजा। सादड़ी से झाला अज्जा। और गोगुंदा से झाला सज्जा। और नागौर से तो हो गया। नागौर से खानजदा। अजमेर से करमचंद पवार हो गए। मेड़ता से बीरमदेव मेड़तिया। और कौन सी रियासत रह गई। और देखते हैं सिरोही से अखैराज। और ईडर से भारमल। सिरोही से अखैराज। और ईडर से भारमल। इतने सारे राजा हैं जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने के लिए एक छत्र में लड़ने के लिए खानवा के मैदान में इकट्ठे होते हैं। जिसमें मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, आमेर से पृथ्वीराज कछवा, नागौर से खानजदा, रायसीना से सलहदी तंवर, अजमेर से करमचंद पवार, और जगनेर से अशोक परमार, और सादड़ी से झाला अज्जा, गोगुंदा से झाला सज्जा, मेड़ता से बीरम दे मेड़तिया, सोई से अखेराज, लीडर से भारमल, ये सभी क्या है लड़ने के लिए खानवा के मैदान में आते हैं। और होता क्या है यहाँ पर ध्यान रख लो कि पृथ्वीराज कछवा थे जो खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। और जो रायसीना के सलेदी तंवर और नागौर के जो खानजदा थे जो क्या है कि इस युद्ध में गद्दारी करके बाबर की तरफ मिलने के लिए चले जाते हैं। और इस युद्ध में सादड़ी का झाला अज्जा था वो क्या है खानवा के युद्ध में राणा सांगा का राज मुकुट धारण करके युद्ध करता है। राणा सांगा को इस युद्ध से सिरोही के हकेराज और मारवाड़ के मालदेव, बीकानेर कल्याणमल के नेतृत्व में और जगनेर के अशोक परमार के नेतृत्व में क्या है इसे राणा सांगा को यहाँ से बसवा दौसा ले जाता है। और बात बताई जाती है जो खानवा का युद्ध है जो 27 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ था खानवा भरतपुर और तहसील लगती है
रूपवास। रूपवास तहसील में हुआ था। नदी है यहाँ पर गंभीर नदी। गंभीर नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में जो होता क्या है अंत में कि बाबर इन तोगलमा पद्धति और तोपों के गोले बारूदों के प्रयोग के कारण जो क्या है राजस्थान की या राजपूताने की सेना या भारत की सेना अपरिचित थी, जिसके कारण इस युद्ध में राणा सांगा की क्या होती है, हार होती है। और हार होने के बावजूद होता क्या है, राणा सांगा युद्ध की अंतिम अवस्था में घायल अवस्था में पहुंच जाता है। तो इसे सरोई के अखेराज और मारवाड़ के मालदेव, बीकानेर के कल्याणमल ये अपने नेतृत्व में राणा सांगा को जो क्या है खानवा के मैदान से बाहर ले जाते हैं। और बाहर ले जाने के बाद होता क्या है कि इसे पहुंचाते कहाँ है उसको देखते हैं। कि इसमें एक तरफ तो था राणा सांगा और दूसरी तरफ था इस युद्ध में बाबर। इस युद्ध में बाबर क्या है जीत जाता है और राणा सांगा को क्या है कि घायल हो जाता है और इसे कहाँ पहुंचाया जाता है, बसवा दौसा पहुंचाया जाता है। बसवा दौसा पहुंचाया गया और वहां पर क्या है कि बसवा दौसा में सांगा ने सैनिकों का इलाज कराया और उसके बाद होता क्या है कि राणा सांगा जब होश में आता है तो पुनः युद्ध के लिए ललकारता है बाबर को और कहता है जब तक मैं मेवाड़ में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं जाऊंगा, जब तक बाबर को पराजित नहीं कर दूंगा या मार नहीं दूंगा। तो जो क्या है राणा सांगा के सैनिक थे वो इससे परेशान हो गए कि अब ये तो मानेगा नहीं, इसके एक हाथ भी नहीं है, एक पैर भी, एक आंख भी नहीं है और इसके शरीर पर 80 घाव है फिर भी नहीं मान रहा है। होता क्या है राणा सांगा के जो सैनिक से इर्ची नामक स्थान पर, कहां पर, इर्ची में सैनिकों द्वारा विष दे दिया जाता है या जहर देकर हत्या कर दी जाती है। बाबर के द्वारा स्वयं बाबरनामा में अकबर को महान शक्तिशाली शासक बताया, सांगा को महान शक्तिशाली शासक बताया गया है। उसके बाद इसका जो क्या है कि इर्ची नामक स्थान है जो एमपी में है, वहां पर इसे भेज दे दिया जाता है, बसवा दौसा में इलाज कराता है। उसके बाद होता क्या है, इसकी मृत्यु के बाद इसकी छतरी, राणा सांगा की छतरी है जो बसवा दौसा में बनी हुई है, जो इसकी मृत्यु होती है कालपी इर्ची नामक स्थान पर। और इर्ची नामक स्थान भी कहाँ आता है, विष दे दिया जाता है और विष दिया जाता है और कालपी नामक स्थान पर कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 ईस्वी में, 30 जनवरी, क्योंकि हाँ जनवरी के बाद तो 28 लग गया, 28 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। उसके बाद होता क्या है कि इसका जो देखा जाए स्मारक छतरी देखी जाए तो इसकी छतरी तो बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, राणा सांगा की छतरी वो बनी है
मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। और इसका स्मारक बना है बसवा दौसा में। बसवा दौसा में इसका स्मारक है। छतरी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खम्भों की छतरी है इसकी। अगली बात देखी जाए कि इस युद्ध में राणा सांगा जो जगनेर से अशोक परमार का साथ देने के लिए गए थे, इनके लिए क्या है कि राणा सांगा के द्वारा बिजौलिया की जागीर दे दी जाती है कि अशोक परमार को सांगा ने अशोक परमार को बिजौलिया की जागीर दी। और जो क्या है आमेर के पृथ्वीराज इस युद्ध में मारे जाते हैं। और आगे होता क्या है कि इसके बाद जो क्या है कि बाबर इस युद्ध को जीतने के बाद क्या करता है कि गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि धारण करता है। और गाजी का अर्थ होता है धर्म युद्ध जीतने वाला। धर्म युद्ध जीतने वाला ये क्या है कि गाजी की उपाधि धारण करता है। और गाजी का अर्थ होता है धर्म युद्ध जीतने वाला। तो उसके बाद इसमें क्या है कि बाबरनामा में जो बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बाबरनामा में सांगा को हिंदुस्तान का महान शक्तिशाली शासक बताया है। हिंदुस्तान का महान शक्तिशाली शासक किसे बताया? बाबरनामा में राणा सांगा को बताया था। राणा सांगा की एक उपाधि आती है जिसे हिंदू पथ के नाम से भी जानते हैं। हिंदुओं का पथ प्रदर्शक कहा जाता है इसको राणा सांगा को। इतना भयंकर वीर योद्धा था राणा सांगा। इसे सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। इसके शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे और इसकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद होता क्या है, मेवाड़ में अगला शासक बनता है रतन सिंह, जो 1528 से लेकर के 1531 तक मेवाड़ का शासक रहता है। और रतन सिंह और बूंदी के शासक के मध्य सूरजमल हाड़ा के मध्य में जो क्या है कि जंगलों में शिकार करते समय खटपट होने से इनके क्या है कि जंगल में ही दोनों की आपस में मृत्यु हो जाती है। तो अगला शासक बनता है वो बनता है तुम्हारा रतन सिंह द्वितीय 1528 से लेकर के 31। अगला शासक है वो है तुम्हारा राणा रतन सिंह द्वितीय। और ये शासक बना था 1528 से 31 तक। इसकी जो एक ही बात है कि ये क्या है, बूंदी शासक सूरजमल हाड़ा रतन सिंह द्वितीय जंगलों में शिकार करते समय आपस में लड़ते हुए
मारे जाते हैं। और उसके बाद रतन सिंह के बाद अगला शासक बनता है, वो बनता है विक्रमादित्य 1531 से 36 तक। विक्रमादित्य 1531 से 36 के बीच। विक्रमादित्य के समय होता क्या है कि विक्रमादित्य की पत्नी थी जिसका नाम था रानी कर्मावती। इसके समय क्या है कि मालवा का शासक बहादुर शाह, आक्रमण करता है मेवाड़ पर। और मेवाड़ पर पहली बार जब आक्रमण करता है तो कर्मावती क्या करती है कि उसको धन दे करके वापस भेज देती है। तो जो क्या है बहादुर शाह को अपने आदत लग जाती है। वो करता क्या है कि वह मेवाड़ पर 1533-34 में पुनः आक्रमण करता है। तो रानी कर्मावती क्या करती है कि विक्रमादित्य व उदय सिंह को ननिहाल, बूंदी में भेज देती है। और उसके बाद होता क्या है कि दुर्ग की जिम्मेदारी देवलिया के कार्यभार देवलिया के रावत बाघ सिंह को सौंप देता है। और इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534-35 ईस्वी में संपन्न होता है, जिसमें एक तरफ विक्रमादित्य और दूसरी तरफ राजा थे, वो बनते हैं बहादुर शाह। थे। इसमें बहादुर शाह क्या करते हैं, जीत जाते हैं। और विक्रमादित्य का सेनापति था इस युद्ध में, वो था बाघ सिंह। और बाघ सिंह क्या करता है इस युद्ध में, केसरिया धारण करता है। और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। यहाँ पर मेवाड़ का दूसरा शाखा संपन्न होता है। और इस युद्ध में रानी कर्मावती है जो हुमायूं से जो क्या है राखी भेज करके क्या है सैनिक सहायता मांगती है। पर लेकिन हुमायूं आने में देर होने से जो क्या है इस युद्ध पर बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है। और हुमायूं इसे बाद में आकर के तो इसे जीत करके पुनः जो विक्रमादित्य को सौंप देता है। उसके बाद क्या है कि विक्रमादित्य जो यहाँ का पुनः शासक बन जाता है। उसके बाद होता क्या है कि विक्रमादित्य में ज्यादा कोई विशेष गुण नहीं थे। और जो 1536 ईस्वी में 1536 ईस्वी की बात बताई जाती है कि जो बनवीर था, बनवीर के दासी पुत्र जो पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था बनवीर, उसके द्वारा जो क्या है विक्रमादित्य की 1536 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद होता क्या है कि बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद जो क्या है उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था। उदय सिंह की जब वो हत्या करना चाहता था, जैसे ही वो उदय सिंह को मारने गया तो मेवाड़ में एक स्वामी भक्ति पन्ना दाई के द्वारा जो गुर्जर जाति की थी, उसके द्वारा क्या है अपने पुत्र को जो इसके बारे में एक विशेष कहानी प्रचलित रहती है, उसको देखते हैं कि कैसे रहती है। जैसे ही 1536 ईस्वी में पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर विक्रमादित्य को मार करके उदय सिंह को मारने जाता है और स्वयं राजा बनना चाहता था। उसका मुख्य कारण यह था कि वो स्वयं राजा बनना चाहता था, उदय सिंह को भी मारना चाहता था। उदय सिंह छोटा था, तो उदय सिंह जब छोटा था तो
कुंभलगढ़ दुर्ग में रहता था। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो क्या है कि जो इसके जो स्वामी भक्ति पन्नाधाय थी, उसके द्वारा क्या है कि अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया जाता है। और कीरतवारी के माध्यम से, कीरतवारी के सहयोग से जो वो था उदय सिंह को बाहर भेज दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कुंभलगढ़ दुर्ग की ओर भेज दिया जाता है। जो उदय सिंह को जैसे ही मारने आई तो उसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे करके उदयपुर के या मेवाड़ के शासक उदय सिंह को बचा लिया। और जिसने आगे जाकर के जो क्या है कीरतवारी के माध्यम से इसे यहाँ से निकाल करके कुंभलगढ़ दुर्ग में भिजवा दिया। और कुंभलगढ़ दुर्ग में जो आशादेवपुरा थे उसके माध्यम से वहां पर रहने लगता है। और ऐसे ही उदय सिंह की जान बचा ली जाती है। 1536 से लेकर के 40 तक मेवाड़ का शासक बनवीर ही रहता है। उसके बाद क्या है कि उदय सिंह मेवाड़ का शासक बन जाता है। उसको देखेंगे हम आगे अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अपनी तैयारी को जैसे ही चल रही है वैसे ही बनाए रखना।